मैं आपके सामने जेई का जो पेपर है वो डिस्कस करने जा रहा हूं जो 6 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 11th जो क्वेश्चन है उसको देख करके आप सोचेंगे कि 11th क्वेश्चन तो काफी इजी है। तो पढ़िए 11th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ ये जो एक्सप्रेशन है आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू आप कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप इतना जानते हैं क्योंकि आप इतना पढ़ चुके हैं कि अगर कोई इक्वेशन होती है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 64 एक्स प्लस 256 इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं? आप कहते हैं अल्फा और बीटा। तो सभी बच्चे जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, वो होता है माइनस बी बाई ए। तो अगर आप लिखेंगे सम ऑफ रूट्स तो यहाँ पे 64 आएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी अपॉन ए, तो वो आएगा 256। तो सभी बच्चों को ये बात क्लियर होनी चाहिए। सभी को क्लियर है? अब आप ध्यान से देखिए कि अगर आपको ये बात नहीं पता है तो इसको मैं साइड में लिख देता हूं कि आपको इक्वेशन को कंपेयर करना होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, और इसके सम ऑफ रूट्स होते हैं माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं सी बाई ए। ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल ही नहीं जानते। अब बच्चों ध्यान दीजिए, जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है उसको आप सिंप्लीफाई करने की पूरी कोशिश करिए। एक्सप्रेशन क्या है आपका? वो है अल्फा की पावर 3 अपॉन 8 प्लस बीटा की पावर 5 अपॉन 8 प्लस बीटा की पावर 3 अपॉन 8 अपॉन अल्फा की पावर 5 अपॉन 8। ध्यान दीजिए, सभी बच्चों को यहाँ पे ध्यान देना है पूरी तरीके से। अब आपको ये खुद सिंप्लीफाई करना है, जरा आप खुद से सिंप्लीफाई करिए पहले। ओके बच्चों, आप लोग ने अब तक सिंप्लीफाई कर लिया होगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप इसको एलसीएम लेंगे। सबसे पहले हर बच्चा यही करेगा कि वो सामान्य तरीके से सोचेगा कि इसका पहले हम एलसीएम लेते हैं। जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आएगा अल्फा की पावर 5/8 इंटू बीटा की पावर 5/8। अब ध्यान से देखिए, बीटा की पावर 5/8 बीटा की पावर 5/8 से कैंसिल हो गया। अल्फा की पावर 5/8 जो होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा की पावर 3/8 से। आई थिंक आपको क्लियर है। प्लस अल्फा की पावर 5/8, अब अल्फा की पावर 5/8 से कैंसिल हो गया। बीटा की पावर 5/8 मल्टीप्लाई होगा बीटा की पावर 3/8 से। तो आपको देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, अब ये कुछ इजी लग रहा होगा क्योंकि अल्फा की पावर बेस सेम होने की वजह से ऐड हो जाएगी। 5/8 प्लस 3/8, दिस इज 8/8, दिस इज 1, यानी ऊपर आ जाएगा सिंपल सिंपल अल्फा प्लस बीटा और नीचे आएगा अल्फा इंटू बीटा की पावर 5/8। अब आप बच्चों जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स आपके पास गिवन है वो 64 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास 256 है। ध्यान से देखिए क्या है 256, और सभी बच्चे जानते हैं कि 256 क्या होता है, वो होता है 2 की पावर 8। क्या होता है? 2 की पावर 8। ध्यान से देखिए, मैंने अल्फा बीटा को 256 ना लिख करके 2 की पावर 8 लिख दिया, और सभी बच्चे जानते हैं पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो सिर्फ ये बचेगा 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 कितना होता है? दैट्स कम्स आउट टू बी 32, और अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2, यानी आपका जो आंसर बना वो आंसर है फोर्थ पार्ट। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी जेई इन 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास स्क्वायर रूट में एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया गया है, और अगर आपको याद रहा हो तो ये क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी या आरडी शर्मा से जरूर लगाया होगा। तो दिस इज अगेन ऑफ क्लास 12th डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आप जो अंडर रूट के अंदर है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये तो देखते ही बच्चों आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है कि सिंप्लीफाई हो सकता है। इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये इसके फैक्टर हो गए। सभी बच्चों को इसके फैक्टर क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप मेरे को बताइए। अब अगर इसके फैक्टर हो गए तो आप ओरिजिनल क्वेश्चन लिख लीजिए। आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है कि इसका स्क्वायर रूट जो है, इसका जो स्क्वायर रूट है प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 है।
अब आप क्या करिए, इसको इस तरह से लिखिए, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो बच्चों ना ये क्वेश्चन लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का है, ना ये होमोजीनियस फॉर्म नजर आ रहा है, क्योंकि जब आप इसको x के टर्म x की तरफ, y के टर्म y की तरफ करेंगे तो ये इजिली हो जाएंगे। मतलब आप इसको इजिली लिख सकते हैं, तो आप लिखने की कोशिश करिए। हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस इधर ही रख रहे हैं दीजिए, ये हो जाएगा y dy, दिस इज बिकम्स y dy। देखिए क्या बन रहा है, y dy होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्म बन करके आ गया है। तो सभी बच्चों को ये फॉर्म क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों जो आरएचएस वाला इंटीग्रेशन है और एलएचएस वाला इंटीग्रेशन है, उसमें आरएचएस वाला इंटीग्रेशन तो आप कर लेंगे, क्योंकि सभी बच्चों को स्ट्राइक कर रहा होगा कि आरएचएस वाला इंटीग्रेशन कैसे करें। तो मैं सबसे पहले इनके इंटीग्रेशंस आपको करके दिखाता हूँ, होपफुली आपको समझ में आए। सबसे पहले बच्चों हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो आपको ध्यान से देखना होगा, आरएचएस वाला इंटीग्रेशन। तो मैं उसके लिए एक नीचे स्पेस बना ला हूं, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ये है इंटीग्रेशन। क्या लिखा हुआ है, y dy अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों आपको क्लियर कट विजिबल है कि अगर आप 1 प्लस वाई स्क्वायर को t मान लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2y dy इज इक्वल टू dt बन जाएगा। क्लियर है, इसका मतलब y dy की वैल्यू क्या हो गई, dt बाई 2 हो गई। अगर हम इसको इस इंटीग्रेशन में पुट करेंगे तो y dy आपका क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2 हो जाएगा, और नीचे जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो अंडर रूट t हो जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो रूट t है वो ऊपर जाके t की पावर माइनस हाफ हो जाएगा। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। और ये 1/2, और इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। तो ऊपर जब आप करेंगे तो माइनस हाफ प्लस 1, तो नीचे हाफ आ जाएगा, और नीचे से जब हाफ ऊपर जाएगा तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये सिर्फ बचेगा अंडर रूट टी, और टी आपका क्या है, 1 प्लस वाई स्क्वायर। यानी आपने इसके इंटीग्रेशन का आरएचएस वाला पार्ट निकाल लिया है, जिसको होपफुली आप बाद में लिख लीजिएगा। अब हम इंटीग्रेशन के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अगर आपने ये क्वेश्चन पहले नहीं किया है अपने स्कूल लेवल पे क्लास 12th में, तो आपको जरूर दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन आर डी शर्मा और एनसीईआरटी दोनों में ही गिवन है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपका ये क्वेश्चन पहले से किया होना चाहिए। इसको करने की एक खास तरीका होता है कि आप सबसे पहले इसको जल्दी से जल्दी करने के लिए, कई लोग को नहीं स्ट्राइक करता है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, उसमें भी टाइम लग जाता है। लेकिन जल्दी करने का तरीका ये है कि आप उसमें x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड करिए। क्या करेंगे आप इसमें, x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड करिए। ऐसा करने पर आपका क्वेश्चन जल्दी होने के चांसेस बन जाएंगे। अब आप क्या करिए, आप इसमें बिल्कुल उसी तरह का मेथड यूज करिए जो अभी हमने आपको बताया था। आप क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा अगेन 2x dx इज इक्वल टू dt। दैट मींस x dx की वैल्यू क्लियर कट आपको विजिबल है कि x dx क्या आ रहा है। तो और भी अगर आप इसको जल्दी करना चाहें तो उसको और भी जल्दी करने का मतलब ये है कि आप इसको क्या करिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप टी स्क्वायर लेट कर लीजिए, तो ये क्वेश्चन और जल्दी हो जाएगा। क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम टी स्क्वायर लेट करते हैं तो टी स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर आते ही बाहर आके टी हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट का टर्म्स आपको दिखेगा ही नहीं। तो ये बन जाएगा 2x dx इज इक्वल टू 2t dt बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का 2x हुआ, टी स्क्वायर का 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स हुआ, dx आप उधर ले गए तो ये बन गया 2x dx इज इक्वल टू 2t dt। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया है, ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आप टी स्क्वायर डालेंगे, और आपका x dx जो है वो बन गया आपका t dt, और नीचे x स्क्वायर की वैल्यू जो है टी स्क्वायर माइनस 1 है। और बच्चों आपने देखा कि ये अब यहाँ पे कोई भी स्क्वायर रूट नहीं रहा, ये सिंप्लीफाई करने पर बन गया है टी स्क्वायर डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। और आई थिंक ये क्वेश्चन सभी बच्चे कर लेंगे, क्योंकि ये जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के बराबर होती है तो पहले आप डिवाइड करते हैं फिर सिंप्लीफाई करते हैं। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो आप कैसे करेंगे, आप टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 करेंगे, इस तरह से आप माइनस 1 प्लस 1 ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये क्वेश्चन हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन आपको किस तरह से नजर आएगा, इस तरह से, जब आप माइनस 1 प्लस 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे।
अब आप ध्यान दीजिए, इंडिविजुअल ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन, वो डी टी हो जाएगा और ये बन जाएगा वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन, दिस इज डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन। ये बन गया। तो अभी तक सभी बच्चों को यहां तक क्लियर होगा पूरी तरीके से। अब dt का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है t, और अगर आपको फॉर्मूले पता है कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, तो आप फॉर्मूला वो लगा सकते हैं, दिस इज 1 अपॉन 2a ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। dt का इंटीग्रेशन t हो गया और dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन, तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 ln 1 अपॉन 2a, ए की जगह 1 है, t माइनस वन अपॉन टी प्लस वन। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, t की ओरिजिनल वैल्यू पुट करूंगा। t जो है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर है, दैट मीन्स t आपका हो गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 टाइम्स ln अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों आपका जो LHS वाला इंटीग्रेशन है वो आपके सामने है, जिसको मैं लेफ्ट हैंड साइड से मार्क कर रहा हूं, दिस इज LHS वाला इंटीग्रेशन, और RHS वाला इंटीग्रेशन ये नीचे मैंने सॉल्व करके आपको बताया है। तो बच्चों RHS वाले इंटीग्रेशन में अगर आप ध्यान से देखें वहां पे माइनस भी था, तो ये इक्वल टू माइनस टाइम्स हो गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये जो हो गया वो क्या हो गया, इक्वल टू माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। और माइनस का अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो भी ठीक है, क्योंकि आपको अपना आंसर मैच कराना है। तो आप क्या करिए, जो आपने RHS वाला इंटीग्रेशन सॉल्व किया था वो माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर है, उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए। जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, और उसको इधर ना करके आप इधर लिखिए, तो आपको अपना आंसर नजर आने लगेगा जहां पे मैं लिख रहा हूं। ये देखिए, इस तरफ लिखिए प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, और सारा इंटीग्रेशन हो चुका है, तो आप एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगा सकते हैं। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, आपका क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका है। अब आपको फाइनली उसे मैच करना पड़ेगा, वो कौन सा आंसर है वो आप खुद से कर सकते हैं। तो ये जो C है, दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। ओके बच्चों, तो आप जेई मेन का अगेन पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2020, उसमें क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। आप लोग सभी लोग वेक्टर्स पढ़ चुके हैं क्लास 11th में भी 12th में भी, और काफी ज्यादा आपने वेक्टर्स पढ़ा हुआ है। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, इफ वेक्टर A एंड वेक्टर B आर यूनिट वेक्टर्स देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ √3 टाइम्स मॉड ऑफ A प्लस B प्लस मॉड ऑफ A माइनस B। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर आंसर लिखना होता है कि आपका आंसर क्या है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए कि आप मॉड ऑफ A प्लस बी को क्या जानते हैं। कहोगे सर हाँ, आपने पढ़ाया है कि किसी भी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर उनके डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। या तो मैंने आपको डायरेक्टली ही लर्न करा रखा है। क्या मैंने आपको लर्न कराया पढ़ाते समय कि मॉडुलस ऑफ A प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A डॉट B। ये तो मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी। और अगर आपको नहीं याद है तो आप क्या करिए, मॉड किसी भी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर उनके डॉट प्रोडक्ट के बराबर करके इसको ओपन कर दीजिए। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मॉड A 1 हो जाएगा, क्योंकि A और B आपके पास गिवन है क्लियर कट कि A और B आपके क्या है, यूनिट वेक्टर्स। तो मॉड A भी 1 हो गया, मॉड B भी 1 हो गया, और 2A टाइम्स A डॉट B। और जब आप A डॉट B को ओपन करेंगे तो वो आएगा मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B cos थीटा। मॉड A मॉड B अगेन 1 हो जाएंगे, तो आपके पास जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 2 प्लस 2 cos थीटा। 2 कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। और सभी बच्चे जानते हैं कि cos थीटा का यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो ये cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। यानी जब आप इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं तो वैल्यू आ रही है कि मॉडुलस ऑफ A प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू 2 cos थीटा बाई 2। आई थिंक सभी बच्चों को ये पार्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, अब आपके पास सिमिलरली बच्चों जिस तरह से आपने मॉड ऑफ A प्लस बी के लिए देखा, अब आप मॉड ऑफ A माइनस बी के लिए देखिए। आप क्या करेंगे कि सर बिल्कुल सेम कहानी होगी मॉड ऑफ A माइनस बी के लिए। अब आप क्या करेंगे, मॉड ऑफ A माइनस बी का स्क्वायर कंसिडर करेंगे,
तो वो आएगा जो आपकी स्क्रीन पे लिखा है, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी, ए और बी यूनिट वेक्टर है, अगेन सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, ये 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब की कॉस थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए। अगर हम 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 लगाते हैं तो 1 1 कैंसिल होने की बजाय ऐड हो जाएंगे, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जब आप ये लगाएंगे तो आपके सामने मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर ये आ जाएगा और स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो बच्चों आपको जो क्लियर कट वैल्यू निकालनी है वो इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू आप निकालना जानते हैं। कैसे निकालेंगे, लिखा है √3 टाइम्स मॉड ऑफ ए प्लस बी, तो √3 टाइम्स मॉड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू है 2 cos थीटा बाई 2 और ये हो गया इसकी वैल्यू है 2 sin थीटा बाई 2। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो चुका है। कैसे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कभी भी आपका जो एक्सप्रेशन होता है a cos x प्लस b sin x, ये सभी बच्चे जानते हैं कि a cos x प्लस b sin x की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता है तो आज के बाद आप याद रखेंगे। तो अब आपके पास ये जो एक्सप्रेशन फाइनली क्रिएट हुआ है ये किसका फॉर्म है, ये है a sin x प्लस b cos x का फॉर्म, और आपको इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप a की जगह ध्यान से देखिए 2√3 है और b की जगह 2 है, अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा √16 और √16 का मतलब होता है 4, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, दिस इज द फोर्थ पार्ट, यानी इसका आंसर हुआ 4। तो आप इसके आंसर में फिल इन द ब्लैंक्स में 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4। तो दिस इज द क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन नंबर 24 जेईई मेन 2020। The angle of elevation of the top of a hill from a point on the horizontal plane passing through the foot of the hill is found to be 45 degree। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम आपको 2 या 3 मेथड से करके दिखाएंगे, आपको जो मेथड लगे वो आप बिल्कुल कर सकते हैं आराम से। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, आप एक पहाड़ या पहाड़ की चोटी जिसको आप हिल कहते हैं वो बनाइए पहले आराम से, और ध्यान से देखिए, और एक पॉइंट है हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि ग्राउंड पे, उससे देखा जाता है, क्या देखा जाता है, पहाड़ की चोटी को। देखें, टॉप ऑफ अ हिल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग थ्रू फुट ऑफ द हिल। तो आप देख सकते हैं फुट ऑफ द हिल कहां पर है, ये देखिए ये फुट ऑफ द हिल है, और फुट ऑफ हिल से पास होता हुआ ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। क्वेश्चन की एक एक इंग्लिश की हिंदी निकाला करिए, ऐसा ना हो आप गलत बना दें। ये फुट ऑफ हिल है, फुट ऑफ हिल से पास करता हुआ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक पॉइंट लिया गया है, उस पॉइंट से टॉप ऑफ द हिल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, दिस इज 45 डिग्री। कितना है ये, 45 डिग्री। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, दिस एंगल इज 45। उसके बाद इसमें किया गया, आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर टूवर्ड्स द टॉप। जो बच्चे एकदम पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, कि वो सोचते हैं कि 80 मीटर चलना है टूवर्ड्स द टॉप, तो वो क्या करते हैं, सीधा हाइपोटेनियस के अलोंग ही चलने लगते हैं, सीधा हाइपोटेनियस के अलोंग ही चलने लगते हैं जो हाइपोटेनियस है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप उसके ध्यान से देखिए आगे क्या लिखा है, अप अ स्लोप इंक्लाइंड एट एन 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब आपको चलने के लिए एक खास जगह बनाई गई है कि आप 30 डिग्री स्लोप पे चलेंगे, 30 डिग्री स्लोप पे, ठीक है ना, किस पे चलेंगे, 30 डिग्री स्लोप पे जब चलेंगे, और जब यहां पर आप पहुंचेंगे तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, हिल का, वो आपको देखना है। वो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पास क्लियर कट गिवन है, वो कितना है, जब आप 30 डिग्री स्लोप पे चले हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है आपका, वो है 75 डिग्री। ध्यान से देखिए, साफ साफ लिखा गया है, after walking a distance of 80 meter, this is 80 meter, after walking a distance of 80 meter towards the top of a slope inclined at angle 30 degree of to the horizontal, देखिए horizontal से 30 डिग्री बनाता हुआ, the angle of elevation of the top of a hill becomes 75। तो आप देख सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन 75 है। आपसे पूछा गया है हाइट ऑफ द हिल, तो आपको हाइट ऑफ हिल निकालनी है, दिस इज द हाइट ऑफ हिल,
ये आपको हाइट निकालनी है जो मैंने आपकी स्क्रीन पे इंडिकेट की है, ये हाइट आपको निकालनी है। तो बच्चों इसमें करना कुछ नहीं होता है, आपको सिर्फ एक बेहतर तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना होता है और आपका आंसर निकल आता है। तो कैसे आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे जरा ध्यान दीजिए। आपको क्वेश्चन करने के मैं दो मेथड बता रहा हूँ, दोनों मेथड आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए सबसे पहला मेथड ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जो मेरे को लगता है सबसे आसान होता होगा आपके लिए। सबसे पहले आपने डायग्राम तो अभी बनाया ही है, अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का नाम है ओडीसी। ओडीसी ट्रायंगल आपके सामने क्लियर है, ये देखिए ओडीसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब वहां पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे और आप यहां पर CD की वैल्यू निकालेंगे। और CD की वैल्यू कितनी निकल के आई है बच्चों? 40√3। कितनी है? 40√3। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, अब स्क्रीन पे बच्चों बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा, ये 90 डिग्री है तो बच्चों ये 45 डिग्री है, तो ये भी बच्चों कितना होगा? 45 डिग्री है। और अगर ट्रायंगल के दो एंगल्स आप इक्वल होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हुई? CB और AB। इसका मतलब बच्चों जो CB की लेंथ होगी वही AB की भी लेंथ होगी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1045 का भी यही मतलब होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इन दोनों का रेशियो 1 आता है। वो तभी आ सकता है जब AB और CB की लेंथ क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से चाहे एंगल्स की ज्योमेट्री से देखिए, चाहे 1045 से देखिए, आपको दोनों बातें ही क्लियर होने लगेंगी। उसके बाद बच्चों करना कुछ नहीं है, आपके पास क्वेश्चन आपका बिल्कुल ओवर हो चुका है। आपको क्या करना होगा, आपको अगर ये हाइट निकालनी है तो हाइट निकालने के लिए आप ध्यान से देखिए कि आप ट्रायंगल्स यानी कि ट्रायंगल्स ODC को यूज करके आप CD निकाल चुके हैं और OD भी निकाल चुके हैं। और बाय ज्योमेट्री आप कहेंगे कि सर जो OD की लेंथ होगी वही EB की भी लेंथ होगी, यानी OD और EB की लेंथ क्या होगी? वो सेम होगी। यानी आपको बची हुई हाइट निकालनी है। अगर पूरी हाइट आपकी h है तो बची हुई हाइट होगी h-40। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना। और जो बेस है आपका BC, वो भी आपका h है, क्योंकि BC की लेंथ AB की लेंथ के बराबर है। तो अगर CD आपका 40√3 है तो बची हुई लेंथ यानी ये वाली बची हुई लेंथ जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, ये बची हुई लेंथ कितनी होगी? 40h-40√3। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बच्चों करना कुछ नहीं है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल फिनिश हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, आपको करना बिल्कुल छोटा सा काम है। अब आप इस ट्रायंगल को देखिए, OA, देखिए ध्यान से, AEO, जहां पे एंगल E 90 डिग्री है। यहां पर आपको ये 75 पता होना चाहिए, 1075 मैंने 10A+B का फॉर्मूला यूज किया, उससे निकाल लिया। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1075 जो मैं आपकी स्क्रीन पे यूज कर रहा हूं, 10A + 10B अपॉन 1 - 10A 10B से मैंने निकाल लिया। उसके बाद बच्चों 1045 क्या या 1075 इस ट्रायंगल में क्या होगा बच्चों? 1075 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बच्चों आपका परपेंडिकुलर, ध्यान से देखिए, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं आपकी स्क्रीन पे इन ट्रायंगल AEO, और ये बच्चों आपका बेस है, दैट इज OE, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको आप यूज करेंगे, 1075 लगाएंगे और इसकी वैल्यू 1075 की परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल कर देंगे। दिस इज द परपेंडिकुलर और दिस इज योर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सभी बच्चों को हमारी बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास जो हाइट आएगी वो 80 निकल करके आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों एक मेथड है जिससे मैंने आपको बताया और ये सबसे आसान मेथड है। और जिन बच्चों ने साइन रूल पढ़ा हो वो साइन रूल लगा के भी इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, लेकिन मैं साइन रूल का डिस्कशन अभी नहीं कर रहा हूं। हो सकता है साइन रूल आप लोगों में से ज्यादा लोगों ने ना पढ़ा हो, तो आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करिए। ये क्वेश्चन सबसे आसान तरीका है करने का, इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। ओके बच्चों, अगेन आपका वेलकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जेईई मेन 2020। क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसा पड़ेगा, ऐसा आपको लगेगा कि क्वेश्चन फिजिक्स का है। देखिए क्वेश्चन लेकिन है मैथ्स का। क्वेश्चन लिखा है आपकी स्क्रीन पे है, विजिबल है। द पोजीशन ऑफ अ मूविंग कार एट टाइम t इज गिवन बाय ft इज इक्वल टू at² + bt + c, where a, b, c are real numbers greater than 1, then the average speed of the car over the time interval t1 t2 is attained at the point। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि t1 से लेकर t2 तक
उस बॉडी की तुम्हें एवरेज स्पीड निकालनी है। और बच्चे आप जानते हो कि जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। बच्चों आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया है उन्होंने उसको एफ लिखा है कंफ्यूज करने के लिए। वो एक डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, आप उसको एफ ना लिख करके एक्सटी लिखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, आपको महसूस होगा कि वो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि पोजीशन बच्चों एक डिस्प्लेसमेंट को ही बताती है। ओके बच्चों, तो आपके पास ध्यान से देखिए क्या है, आपके पास टाइम t इक्वल टू पर बॉडी की पोजीशन गिवन है। आप टाइम t1 पे बॉडी की पोजीशन निकाल लीजिए और टाइम t2 पे बॉडी की पोजीशन निकाल लीजिए, ठीक है ना, और दोनों को माइनस कर दीजिए तो आपको पता पड़ जाएगा उस बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो ये बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए, t1 पोजीशन पर आपको बॉडी की पोजीशन क्लियर है, t2 पोजीशन पे बॉडी की पोजीशन क्लियर है, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्लास 9th 8th से पढ़ रहे हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो बच्चों टोटल डिस्टेंस आपकी क्या होगी, xt2 माइनस xt1, क्योंकि t1 पे पोजीशन पता है, t2 पे पोजीशन पता है, दोनों को माइनस कर लीजिए, आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। और बच्चों टाइम इंटरवल t1 से t2 है, इसका मतलब जो टाइम इंटरवल आपका होगा उस ड्यूरेशन में वो हो जाएगा t2 माइनस t1। जैसे मान लीजिए उसको 1 सेकंड से लेके 10 सेकंड, तो उसमें टाइम इंटरवल कितना लगा, 10 माइनस 1 यानी कि 9 सेकंड्स, यानी ये सारा काम 9 सेकंड्स में हुआ। वैसे ये t1 से लेके t2 तक है, यानी ये सारा काम t2 माइनस t1 सेकंड्स में हुआ है। क्योंकि आपको फॉर्मूला पहले से ही पता है, उसको मैंने अप्लाई कर दिया है, और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई जैसे ही करेंगे सी के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और सिंप्लीफाई होता ही आपके सामने ये एक्सप्रेशन निकल करके आ जाएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर को फैक्टर करेंगे, t2 माइनस t1, t2 प्लस t1 कॉमन ले लेंगे और नीचे से t2 माइनस t1 कैंसिल हो जाएगा। और बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये आंसर निकल के आ चुका है, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन में जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा, कोई ना कोई इसका आंसर जरूर होगा। तो ये इसका हो जाएगा, क्वेश्चन करने का मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, लेट ए बी सी डी एंड पी एनी टू नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स सच दैट, आपके पास एक रिलेशन दिया है, उस रिलेशन को देख करके काफी बच्चे डर जाते हैं, लेकिन मैं आपको अगेन बता रहा हूं ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की मिसलेनियस का है। तो क्वेश्चन में देखिए एक्सप्रेशन क्या दिया गया है, क्वेश्चन का एक्सप्रेशन मैं आपकी स्क्रीन पे यानी कॉपी पे लिखने जा रहा हूं, दिस इज ए स्क्वायर पी स्क्वायर, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करके लिखिए, ए स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc p माइनस 2cd p प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। और बच्चों अगर यहाँ पे आप टर्म्स कलेक्ट करेंगे तो आपको टर्म्स कलेक्ट करने होंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा टर्म्स कलेक्ट करने का तरीका। आप ये वाला टर्म लीजिए ए स्क्वायर पी स्क्वायर और लीजिए बी स्क्वायर और इसके साथ लीजिए 2ab, ठीक है। तो बच्चों ये देखो मैंने टर्म्स कलेक्ट करके आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। फिर बच्चों आप लीजिए बी स्क्वायर पी स्क्वायर, फिर लीजिए सी स्क्वायर और लीजिए 2bcp। ये देखिए बच्चों मैंने टर्म्स कलेक्ट कर लिए और बाकी 3 बचे हुए टर्म्स भी हमने कलेक्ट कर लिए। और अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों ये तो 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम है, दिस इज AP माइनस बी का स्क्वायर, BP माइनस सी का स्क्वायर और CP माइनस डी का स्क्वायर। और बच्चों दिया हुआ है कि इस एक्सप्रेशन को मैंने जब सिंप्लीफाई किया तो ये 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम क्या बन गया, 0 बन गया। और 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 कब हो सकता है, जब वो तीनों ही आपस में क्या हो, इक्वल टू 0 हो। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो पहला टर्म भी आप 0 करेंगे, दूसरा टर्म भी 0 करेंगे और तीसरा टर्म भी आप 0 करेंगे। जैसे ही 0 करेंगे तो आपके पास वहां से वैल्यूज निकल आएंगी p की। तो p आपका b बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी, ये सारी वैल्यूज p की है। और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी। और ऐसा कभी भी होता है तो ये ABCD नंबर क्या फॉर्म करते हैं, GP फॉर्म करते हैं। तो बच्चों आपसे पूछा गया था कि इस क्वेश्चन में ABCD क्या फॉर्म करेंगे, तो आपका आंसर होगा कि ABCD फॉर्म करेंगे GP। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन लगा है ये NCERT मिसलेनियस का है, आपको क्लास 11th की NCERT मिसलेनियस में आपको मिल जाएगा। तो काफी आसान क्वेश्चन, आपको देख करके लग रहा होगा कि ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं।
तो बिल्कुल आपसे क्वेश्चन हो सकता है। ओके बच्चों, तो अगेन आपका वेलकम है। क्वेश्चन नंबर 2 जेईई मेन 2020। क्वेश्चन है 2 फैमिलीज विद 3 मेंबर्स ईच, यानी कि 2 परिवार है, दोनों परिवार में 3-3 मेंबर्स है। ये देखिए मैंने 2 परिवार आपके कंसिडर किए हैं। ये दिस इज पहला परिवार जो आपकी स्क्रीन पे, ये आपका दूसरा परिवार। पहले परिवार में 3 मेंबर्स हैं A1 A2 A3, दूसरे परिवार में 3 मेंबर्स हैं B1 B2 B3। और बच्चों एक और फैमिली है, यानी कि 1 फैमिली विद 4 मेंबर्स, एक और परिवार है जिसमें 4 लोग हैं। अब बच्चों कह रहा है कि इनको हम किस तरीके से बैठाएं, यानी हम इसको किस तरीके से एक रो में अरेंज करें ताकि ये सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ रहें, ये अलग अलग ना हो जाए। मतलब A1 कभी B1 के साथ ना बैठ जाए, मतलब A1 या तो A3 के साथ बैठे, या तो A2 A1 के साथ बैठे, या तो A3 A1 के साथ बैठे, C4 C1 के साथ बैठे, C2 C3 के साथ बैठे, C2 C4 के साथ बैठे। मतलब इनके आपस के फैमिली मेंबर्स जगह नहीं बदलने चाहिए, मतलब वो एक ही साथ बैठे। मतलब A1 C1 के साथ नहीं बैठेगा, B1 C1 के साथ नहीं बैठेगा, A3 C4 के साथ नहीं बैठेगा। तो बेटा इसको क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले मैंने आपकी स्क्रीन पे ये 3 फैमिलीज बना दी है। दिस इज फर्स्ट फैमिली, दिस इज सेकंड फैमिली, दिस इज थर्ड फैमिली। तो आप क्या करिए, इनको फिक्स कर लीजिए। दिस इज अ, मान लीजिए ये आपका X है, ये आपका Y है, ये आपका Z है। मान लीजिए ये 3 नंबर्स है। तो 3 नंबर्स को अरेंज करने का तरीका क्या होता है, 3 नंबर को बैठाने का तरीका, 3 लोग होंगे तो 3 लोगों को हम कितनी तरीके से बैठा सकते हैं। भाई 3 लोग हैं, 3 लोगों को एक हम रो में कितने तरीके से बैठा सकते हैं। भाई 2 लोग होते हैं तो उनको फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 तरीके से बैठा सकते हैं, या तो हम आगे बैठे वो मेरे पीछे बैठे, यही 2 तरीके हो सकते हैं। अगर मान लीजिए 3 लोग हैं तो आपको पीएनसी में यानी परम्यूटेशन में पढ़ाया गया होगा कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट, एक होता है नंबर ऑफ सिलेक्शन, वो होता है कॉम्बिनेशन। हम सिलेक्शन की बात नहीं कर रहे, हम अरेंजिंग की बात कर रहे हैं। तो 3 मेंबर्स को अरेंज करने का तरीका होता है फैक्टोरियल 3। क्या तरीका होता है? फैक्टोरियल 3। अगर 4 मेंबर्स होंगे तो उनको अरेंज करने का तरीका क्या होता है? फैक्टोरियल 4। 5 मेंबर होंगे उनको अरेंज करने का तरीका क्या होता है? फैक्टोरियल 5। तो बच्चों हमने क्या किया, इन तीनों को एक एक नंबर मान लिया, X Y Z, ये 3 मेंबर्स, इनको अरेंज करने का तरीका क्या हो गया? फैक्टोरियल 3। लेकिन बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, जो इटसेल्फ पहला फैमिली है, पहली फैमिली, उस पहली फैमिली में जो 3 लोग हैं वो आपस में जगह इंटरचेंज करेंगे तो भी वो साथ में रहेंगे। मतलब अगर A1 आगे चला जाए, A3 पीछे आ जाए, तो भी तो वो साथ में रहेंगे, है ना। तो बच्चों जो पहली फैमिली है उसमें ये खुद के जो आपस के लोग हैं, यानी A1 A2 A3, ये आपस में तो अपनी जगह इंटरचेंज कर ही सकते हैं। तो इसको अरेंज करने का तरीका अगेन क्या हो जाएगा इसके अंदर? फैक्टोरियल 3। सिमिलरली बच्चों जो दूसरी फैमिली है उसके भी जो लोग हैं वो आपस में जगह इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब B1 B2 की जगह ले सकता है, B2 B1 की, B1 B3 की ले सकता है, B3 B1 की। तो उसको भी अरेंज का तरीका करने का तरीका क्या हुआ? फैक्टोरियल 3। और C1 C2 C3 सिमिलरली ये भी अपने आप में फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो यानी कि अगर हम ओवरऑल आपका आंसर देखें तो ये आंसर आपका आएगा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। दैट मीन्स फैक्टोरियल 3 का होल क्यूब इंटू फैक्टोरियल 4। दिस इज द आंसर। तो जिन बच्चों ने बिल्कुल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से पढ़ रखा होगा उनको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक बच्चों मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए जेईई मेंस के जो आपको बेहद इजी लगे होंगे, बस आपका थोड़ा बहुत पढ़ा होना जरूरी है।